हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द इंटरव्यू। ओके, थोड़ा सा बोरिंग लेसन है और इंपॉर्टेंट भी है। इंटरव्यू के बारे में बताया गया कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है। देख लेते हैं। इस चैप्टर को लिखा हुआ है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, जो खुद भी एक इंटरव्यू थे, यानी कि एक रिपोर्टर थे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक रिपोर्टर थे। और पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, ये जो लेसन लिखा हुआ है ना, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये एक बुक का नाम है, वहां से इसका रेफरेंस लिया गया है। ये एक स्टूडेंट थे पीटर हाउस में, रिपोर्टर भी थे किसके, प्राइवेट आई। ओके, प्राइवेट आई ये एक जर्नल था, एक मैगजीन टाइप की थी, इसके ये रिपोर्टर थे। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, पार्ट फर्स्ट इंटरव्यूज के ओपिनियन बताता है। ओके, पार्ट फर्स्ट क्या बताता है, लोगों के ओपिनियन बताता है। पार्ट सेकेंड एक एग्जाम्पल है इंटरव्यू का। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या हुआ है। पार्ट फर्स्ट बता रहा है कि जो इंटरव्यू है आजकल बहुत कॉमन है, आप सबने इंटरव्यू देखा होगा, कहीं ना कहीं टीवी पर इंटरव्यूज आते रहते हैं। इंटरव्यू के दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट है कि ये गुड है, यानी कि अच्छी बात है। इससे हमें गुड क्यों है, क्योंकि इससे हमें लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है। हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो हमारे जो ऐसे पर्सन जिनको बहुत लाइक करते हैं, अगर उनका इंटरव्यू आता है तो हमें उनके बारे में पता चलता है। सेकेंड, इसका एक बैड सेंस है, यानी कि खराब एस्पेक्ट है, वो ये है कि इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंटरफियर किया जाता है और हर कोई पर्सनल नहीं होना चाहता है। तो ये इसके दो एस्पेक्ट हैं अलग अलग। अब कुछ जो ऑथर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, वो इसको अच्छा मानते हैं, कुछ इसको खराब मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर नाइटर बता रहे हैं कि बहुत सारे सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू हो चुके हैं इतने सालों में, यानी पिछले 130 ईयर्स, 130 साल पहले इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ था। यानी आज से 130 साल पहले ही इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, तब से बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं सम माइट टेक, बोला जा रहा है कि सम माइट, इसको ध्यान रखना, सम माइट मेक क्वाइट एक्सट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट बीइंग एज द हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, इसको ट्रुथ मानते हैं, एंड आर्ट और आर्ट मानते हैं, जबकि अदर्स क्या मानते हैं, themselves as the victim might despise the interview and unwarranted intrusion into their lives। यानी कि कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये ट्रुथ रिवील करने का तरीका है। ठीक है, और कुछ लोग इसको मानते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं। विक्टिम होता है प्रे, यानी कि शिकार, उनका शिकार किया जा रहा है, ऐसा वो मानते हैं। तो कुछ लोग इंटरव्यू को विक्टिम मानते हैं, यानी कि प्रे मानते हैं, PREY। ओके, तो नाइटर कह रहा है कि इंटरव्यू के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। कुछ लोग इसको सच्चाई उगलवाने वाला मानते हैं, कुछ लोग इसको विक्टिम मानते हैं, यानी कि उसकी वजह से उनको विक्टिम किया जा रहा है। अब अलग अलग पर्संस के अलग अलग व्यूज हैं, ये यहां पर आप देखेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, फर्स्ट जो व्यू है वो दिखाया गया है VS नायपॉल। VS नायपॉल क्या सोचते हैं, VS नायपॉल feels that some people are wounded by interviews and lost a part of themselves। वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू से कुछ लोग वाउंडेड हो जाते हैं, वाउंडेड मतलब घायल हो जाते हैं, यानी इंटरव्यूअर जो होते हैं इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि लोग घायल हो जाते हैं, ये इनका मानना है। लेविस कैरोल एक बहुत फेमस राइटर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है एलिस इन वंडरलैंड। तो ये कहते हैं, लेविस कैरोल कहते हैं कि इंटरव्यू क्या है, इट वॉज हिज हॉरर टू बीइंग लायनाइज्ड विद मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्विंटेंस। यानी जैसे ही उनको पता चलता था उनका इंटरव्यू होने जा रहा है, वो एकदम डर जाते थे, परेशान हो जाते थे। और एक दूसरे राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का क्या मानना है, रुडयार्ड किपलिंग मानते हैं कि इंटरव्यू क्या है, लोगों की पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करने का तरीका है और कुछ नहीं है। एक रोज क्या होता है, रुडयार्ड किपलिंग कहीं जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ का नाम कैरोलिन था। तो उनकी वाइफ कहती हैं कि रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू देना बंद क्यों कर दिया। पहले उनको इंटरव्यू देना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर उन्होंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। क्यों, एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे और उसी समय, वो डेट क्या थी, 14 अक्टूबर 1892 को हम कहीं जा रहे थे, तो वहां पर उसी समय क्या होता है, दो रिपोर्टर आ जाते हैं फ्रॉम बॉस्टन, और उसके बाद फिर वो रिपोर्टर पूरा प्लान कैंसिल कर देते हैं, नरेटर को परेशान कर देते हैं, रुडयार्ड किपलिंग को परेशान करते हैं। तो उनकी वाइफ कैरोलिन कहती है कि उस दिन के बाद से उन्होंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो आते हैं, जो रिपोर्टर आते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उस टाइम खराब करते हैं।
नेक्स्ट राइटर इसमें बताए गए हैं एच जी वेल्स। नेक्स्ट बताया जा रहे हैं कि जो एच जी वेल्स है उनका क्या मानना है। एच जी वेल्स कहते हैं इंटरव्यू 1894 रेफर द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। ऑर्डियल क्या होता है, ध्यान रखना, ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, ठीक है। ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, यानी कि एच जी वेल्स के लिए जो इंटरव्यू है वो क्या है, अग्नि परीक्षा के समान है, यानी आपके ऊपर से गुजर कर जाना है। पता नहीं जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कैसा क्वेश्चन पूछ दे और आप उसको बताने में कंफर्टेबल हो या ना हो, तो इस तरह से वो इसको मानते हैं, एक ऑर्डियल मानते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट है जोसेफ स्टालिन और सॉल बिलो, ये अलग अलग राइटर्स हैं, सबके अलग अलग व्यूज हैं। और एक फाइनली राइटर देखेंगे, एक फाइनली राइटर है, उनका क्या मानना हो, डेनिस ब्रेन। इनका ध्यान रखना, डेनिस ब्रेन क्या कहते हैं, डेनिस ब्रेन कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस अनदर बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजीशन अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो रिपोर्टर होता है, सिंपली अगर कहा जाए तो रिपोर्टर के पास एक अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है, ठीक है। इंटरव्यूअर यहां पर रिपोर्टर को बोला गया है, तो इंटरव्यूअर के पास क्या होती है, एक अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है, पावरफुल पर्सन होता है रिपोर्टर, यानी जो इंटरव्यू ले रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे, एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछता जाता है। अब इसके बाद यहां पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक स्टोरी दी गई है, सेकेंड पार्ट है ये स्टोरी का। सेकेंड पार्ट में एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया गया है। इंटरव्यू कौन ले रहा है, इंटरव्यू ले रहे हैं एक पर्सन है मुकुंद पद्मनाभन, ओके। और ये इंटरव्यू किसका ले रहे हैं, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कौन है, अम्बर्टो इको पहले इनके बारे में समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छे पर्सन है, ये मल्टी टैलेंटेड है और ये बहुत अच्छा एक इंटरव्यू है। अम्बर्टो इको क्या है, अम्बर्टो इको एक टैलेंटेड पर्सन है, ये एक नॉवेलिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, एक राइटर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इनके पास। तो नरेटर कह रहा है कि जो अम्बर्टो इको है उनका इंटरव्यू लिया मुकुंद पद्मनाभम ने, जो कौन थे, द हिंदू के ये एडिटर थे, द हिंदू के इंटरव्यूअर थे, इंटरव्यू लेते थे। तो जो अम्बर्टो इको थे ये एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगा, इटली के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत फेम पा लिया था, बहुत पॉपुलैरिटी पा ली थी एज ए नॉवलिस्ट, और ये 50 ईयर्स पर नॉवलिस्ट बने थे, ध्यान रखना 50 ईयर की एज पर ये नॉवलिस्ट बने थे, इसलिए इनका इंटरव्यू ज्यादा फेमस था। क्यों, नॉर्मली जो राइटर होते हैं वो अपनी लाइफ के अर्ली पीरियड में फेमस होते हैं, यानी जिस ब्रांच में उन्हें जाना होता है उस ब्रांच में जाते हैं। लेकिन ये जो पर्सन थे अम्बर्टो इको, ये 50 ईयर्स पर, 50 साल पर एज ए नॉवलिस्ट फेमस हुए थे। तो ऐसा क्या था जो 50 साल तक ये नहीं कर पाए, इसके बारे में ये इंटरव्यू था। तो नरेटर जो इंटरव्यू ले रहे थे यानी कि मुकुंद इनसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या है जो आप अपनी नॉवेल अलग अलग पॉइंट्स पर लिखते हो, यानी कि इनकी नॉवेलिस्ट में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो जब मुकुंद पूछते हैं कि आप एक साइंटिस्ट भी हो, आप राइटर भी हो, आप नॉवलिस्ट भी लिख लेते हो, नॉवेल्स भी लिखते हो, और वो भी इतनी वैरायटीज की, तो ये सब कैसे आप मैनेज कर लेते हो। इनकी एक बहुत फेमस नॉवेल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। ये नॉवेल इतना हाई बिकी, दिखा हुआ है 10 मिलियन कॉपीज, इसकी 10 मिलियन कॉपीज सेल हुई, और इसी नॉवेल ने इनको बहुत फेमस नॉवलिस्ट बना दिया। अम्बर्टो इको से जब पूछा जाता है कि आप ये सब कैसे कर लेते हो, इतना सब काम कैसे कर लेते हो, तो अम्बर्टो इको हंसते हैं। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरे पास एक चीज है, यानी कि एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, है ना, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस क्या है, अम्बर्टो इको का मानना है द टाइम, एम्प्टी स्पेस का मतलब है द टाइम, द वेकेंट टाइम हम बोलेंगे सिंपली, नॉट द टाइम, द वेकेंट टाइम, द वेकेंट टाइम बिटवीन टू वर्क्स, ओके। दो वर्क्स के बीच का जो वेकेंट टाइम होता है, यानी कि एक वर्क ये है, इसके बाद आपको कुछ देर बाद दूसरा वर्क स्टार्ट करना है, तो इसके बीच का जो टाइम है इसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। और इसी एम्प्टी स्पेस में वो स्टोरीज लिखते हैं और नॉवेल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये अम्बर्टो इको का मानना है कि मैं क्या करता हूं, मैं टाइम यूटिलाइज कर लेता हूं, यूटिलाइजेशन मेरा बहुत अच्छा है, और इसी की वजह से मैंने इन सब चीजों को मैनेज कर रखा है, इसी तरह से मैंने अपनी नॉवेल्स वगैरह लिखी हैं। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं हमेशा से थोड़ा सा डिफरेंट रहा। जब मुझको एज ए प्रोफेसर अपनी थीसिस सबमिट करनी थी यूनिवर्सिटी में, तो लोग क्या करते हैं, लोग जो उन्होंने थीसिस लिखी हो, जिस टॉपिक पर लिखी हो, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मैंने टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने ये लिखा कि मैंने लिखा कैसे है, मैंने लिखने के तरीके को एक्सप्लेन किया।
तो इसकी वजह से जो मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मुझसे बहुत खुश हुए। अम्बर्टो इको कहते हैं मैं शुरू से ही थोड़ा सा डिफरेंट था और यही डिफरेंट चीज मुझे यहाँ तक ले आई है, और इसीलिए जब भी मैं खाली टाइम होता है उस खाली टाइम में मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ और फिर उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, पेन डाउन कर लेता हूँ। नरेटर कहते हैं जो अम्बर्टो इको वो कहते हैं कि एट द एज ऑफ 22 यानी जब मैं 22 साल का था तब से लिखने का हुनर था मेरे अंदर, लेकिन मैंने लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस लेवल पर फेमस नहीं हो पाता। अचानक से एक दिन मुझे लिखने का आया, यानी कि जो लिखने का तरीका है वो सडनली आया, यानी कि पहले से ही प्री डिफाइंड नहीं था कि मैं इसको लिखूंगा, मैं नॉवेलिस्ट बनूंगा। कह रहे एक दिन अचानक से मैं खाली बैठा हुआ था और मैंने सोचा चलो कुछ लिखते हैं, और मैंने नॉवेल लिखी और वो नॉवेल बहुत फेमस हो गई। अम्बर्टो इको जो थे वो अलग अलग चीजों के अलग अलग मतलब अलग तरीकों से लिखते थे, वैरायटीज बहुत थी। तो वही नरेटर पूछते हैं कितनी वैरायटीज कहां से लाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब इमेजिनेशन का काम है, दिमाग का काम है। जब भी मैं खाली होता हूं तो मैं यही चीजें सब चीजें सोचता रहता हूं। तो इसी के बारे में बस बताया गया है, और थोड़ा सा डिस्कशन है, थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन है नरेटर और इसके बीच में, मुकुंद और अम्बर्टो इको के बीच में। फाइनली ये निकल कर आता है कि अम्बर्टो इको क्या करते हैं, अम्बर्टो इको टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी टाइम अपना स्पेंड नहीं करते, वो टाइम थोड़ा सा एक नॉर्मल पर्सन की तरह वेस्ट मतलब यूटिलाइज भी करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है। कह रहे हैं आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, कह रहे हैं रात में डिनर के बाद 9 बजे आई वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखता हूं। वांट टू सी अदर मायामी वाइस, ये उनके कुछ सीरियल हैं, इमरजेंसी रूम। कह रहे हैं कि मैं भी लोगों की तरह सीरियल्स भी देखता हूं, मैं मायामी वाइस देखता हूं, इमरजेंसी रूम देखता हूं। यानी हमेशा नॉवेल नहीं लिखता रहता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा जो एम्प्टी स्पेस होता है, वो जो एम्प्टी स्पेस होता है उस एम्प्टी स्पेस का मैं बेटर यूटिलाइजेशन करता हूं। ओके, यही वो कहना चाह रहे हैं कि एम्प्टी स्पेस को मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं, और इसी की वजह से मैं ये सब लिख पाया। आप एम्प्टी स्पेस को सिंपली समझ लो टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेता हूं, इसीलिए मैं इतना पॉपुलर राइटर हूं। तो ये इसकी समरी थी, और इसमें यही बताया गया। 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लोगों के व्यूज बताए गए हैं कि इंटरव्यू क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में, और सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू है जो अम्बर्टो इको और मुकुंद के बीच में है। ओके, चलिए अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं लेसन के। देखिए दिया हुआ है द प्रेजेंट लेसन इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट, ओके, भाग, हिस्सा। जो प्रेजेंट लेसन है वो एक हिस्सा है, एक्सपर्ट है किसका, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी लिखा हुआ है। पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट, ये एक बहुत बड़ी बुक है, उसका ये एक पार्ट लिया गया है। ऑथर ब्रीफली मेंशन हिज व्यूज ऑन इंटरव्यूज, ठीक है, इंटरव्यू पर व्यूज कर रहा है। ही वाज अ रिपोर्टर इन प्राइवेट आई, कब तक, फॉर 10 years। प्राइवेट आई नामक बुक में, नामक एक मैगजीन में वो 10 साल तक एक रिपोर्टर रहा। आगे बताया जा रहा है हिज फर्स्ट पार्ट लेसन डिस्क्राइब व्यू ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, पता है फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। सेकंड पार्ट इज एन एक्चुअल इंटरव्यू, ठीक है। सम पीपल क्लेम दैट इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ, कुछ लोग इसको सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं। अदर्स और इसको आर्ट मानते हैं, दूसरे लोग इसको आर्ट मानते हैं, और कुछ लोग इसको डिस्पाइज भी करते हैं, हेट भी करते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, कौन किसको क्या मानता है। बीएस नायपॉल क्या मानते हैं कि इंटरव्यू इंजर करता है लोगों को। लेविस कैरोल मानती है हॉरर टू द इंटरव्यूअर्स। रुडयार्ड किपलिंग कंडेम्स इंटरव्यू, क्योंकि 2 रिपोर्टर ने उनका टाइम खराब कर दिया था। एजी वेल्स इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, यानी इसको अग्नि परीक्षा मानते हैं। सॉल बेलो क्या करते हैं, थंपिट्स ऑन विंड पाइप, ये ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। सॉल बेलो ये क्या मानते हैं, इनका मानना है कि इंटरव्यू और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, थंबप्रिंट्स ऑफ विंड पाइप। थंबप्रिंट क्या होता है, अंगूठे का निशान, विंड पाइप ये होता है। यानी कि वो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरव्यू लेते हैं ना वो किस तरह से आपका गला दबाए होते हैं ऐसे, यानी कि ये लग रहा है कि वो आपसे जबरदस्ती कुछ उगलवा रहे हैं, आप ना तो उसको छोड़ पा रहे हो और ना ही उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो सॉल बेलो मानते हैं कि जो इंटरव्यू है वो थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप ये है। इसके बाद सेकंड पार्ट बता रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, अम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू है। अम्बर्टो इको एक रिनॉन स्कॉलर है हु इज नोन फॉर हिज सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स क्या है, ध्यान रखना, स्टडी ऑफ साइन, जो अलग अलग साइन बने होते हैं उनकी स्टडी को सेमियोटिक्स बोलते हैं। तो ये सेमियोटिक्स के प्रोफेसर हैं। एक लिटरेरी इंप्रेशन है, यानी कि एक अच्छे लिटरेचर भी लिखते हैं, और मेडिवल एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक मतलब होता है एक शांत स्वभाव के जो कि खूबसूरत चीजों के बारे में स्टडी करे। Umberto Eco was interviewed by Mukund Padmanabhan from The Hindu. मुकुंद पद्मावन का इंटरव्यू लेते हैं। He has written many different kind of novels on different topics. His famous work ध्यान रखेंगे, The Name of the Rose, बुक का नाम ध्यान रखना। उनका जो फेमस बुक है द नेम ऑफ द रोज सोल्ड स्टैगरिंग 10 million कॉपीज
यही बुक ने उनको फेमस बना दिया, इसी बुक ने, और इसकी 10 मिलियन कॉपीज बिकी थी। इको हैज प्रोड्यूस सो मेनी वर्क बिकॉज ऑफ इंटरसेक्टिस, ये ध्यान रखना है इस वर्ड को, इंटरसेक्टिस वर्ड है ये, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये जो वर्ड है इसी को बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, ओके, यानी ये जो वर्ड है यही एम्प्टी स्पेस है। दो इको लर्न द राइटिंग स्टाइल एट द एज ऑफ 33, सॉरी इट इज नॉट 33, यहां पर 22 कर लो बेटा। हालांकि अम्बर्टो इको ने 22 एज पर लिखना सीख लिया था, लेकिन जो रेप हुआ यानी कि जो राइप हुई उनकी ये टेक्निक, वो कब हुई? 50 इयर्स की एज पर। He started writing novels by accident on a day when he had nothing to do, बताया था। एक्सीडेंटली लिखना स्टार्ट करते हैं जब वो सोचते हैं कि आज उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। He entertains himself after the whole day's work by watching Miami Vice और Emergency Room। वो अपना टाइम पास भी करते हैं, यानी कि पूरे दिन नॉवेल नहीं लिखते रहते हैं, वो नॉर्मल पर्सन की तरह रात को 9 बजे के बाद डिनर करने के बाद वो टीवी भी देखते हैं, इसमें कि मायामी वाइस सीरियल है और इमरजेंसी रूम, ये उनके फेवरेट सीरियल्स हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन अदर देन सेलिब्रिटीज व्हाट डू सम पीपल थिंक अबाउट इंटरव्यू। लोग क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में? सेलिब्रिटीज के अलावा लोग ये सोचते हैं इंटरव्यू क्या है? ट्रुथ है। यानी कि कुछ लोग सोचते हैं इंटरव्यू ट्रुथ निकलवाने का एक तरीका है, दूसरे लोग इसको एक आर्ट मानते हैं, कला मानते हैं। सेलिब्रिटीज टेक इंटरव्यू, अलग अलग सेलिब्रिटीज का अलग अलग ओपिनियन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट डिड कैरोलाइन, कैरोलाइन कौन थी? कैरोलाइन रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी। राइट इन डायरी, डायरी में क्या लिखती है? वही लिखती है कि उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। व्हाट द नेम ऑफ रोज बुक ह्यूजली सक्सेस नोवेल, किस तरह सक्सेसफुल नोवेल होगी? क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी और रातों रात ये बहुत पॉपुलर हो गई थी, इसकी 10 बिलियन कॉपी सेल हुई थी। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर दैट बिलोंग फोटोग्राफ, बहुत सारी चीजें इसमें दिए हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहां पर एक जिक्र आया लेसन में, कहा गया है कि कुछ लोग इंटरव्यू देने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि पुराने कल्चर में ऐसा माना जाता था अगर किसी पर्सन ने आपकी फोटो खींच ली तो वो पर्सन आपकी आइडेंटिटी को भी ले लेगा, यानी कि वो आपकी फोटो से ही आप पर कुछ ऐसा जादू टोना करेगा कि आपकी सारी पर्सनैलिटी, सारी क्वालिटीज उस पर्सन के अंदर चली जाएगी और आप बिल्कुल वैल्यू लेस हो जाओगे। ये पुराने लोगों का मानना था। ओके, यहां पर ये बताया जा रहा है व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के लिए ये बिलीफ था, यही सोचकर कुछ लोग इंटरव्यू नहीं देते थे। वो ये सोचते थे कि अगर सामने वाला मेरा इंटरव्यू लेगा, मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगा, तो फिर मेरी पावर्स मेरे पास नहीं रहेंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट राइटर बता रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप। बताया था थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप, यानी ऐसा लगता है कि कोई उसका गला चौक कर रहा है, मतलब मीन्स वो बोलना भी चाह रहा है, नहीं बोल पा रहा है, या नहीं बोलना चाह रहा है तब भी उसको बोलना पड़ रहा है। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस दिखा हुआ है, अम्बर्टो इको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी का जो भी है सारा आपका समरी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। थोड़ा टिपिकल लेसन है लेकिन इजी है, बस दोनों पार्ट्स को सेपरेट रखिएगा, दोनों पार्ट्स को मिक्स मत करिएगा। फर्स्ट पार्ट में ओपिनियंस दिए हुए हैं और सेकंड पार्ट में एक एक्चुअल इंटरव्यू है। ओके, so I think everything is clear to you regarding this chapter. I have discussed the key points as well as some important questions and also the summary. Okay, so there is no doubt in this chapter. If you have any, you may comment me, you may ask me. Okay, so let's see in other video. Okay, that's it for today. Thank you. Have a good day.